Okay, so I'll start the class again. अब पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें लास्ट कुछ ट्रीटमेंट्स के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम अपने वर्किंग नोट्स को छोटा करके क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं। उसी टेबल में पर यूनिट कॉस्ट में जब भी हम वेरिएबल पोर्शन का पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले, कॉपी कर दो उसको बाकी सारे लेवल्स पे और उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स को और आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सो वर्किंग नोट जो मैं बार बार इतने सारे शीट्स पे बनाती जा रही हूँ, यू नो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सिमिलरली आपके लिए भी एग्जाम्स में ना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज देखिए बजटिंग आपके सिर्फ बी.कॉम के लिए या एम.कॉम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बजटिंग का पोर्शन आपके नेट के एग्जामिनेशन में भी आता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम होगा एक क्वेश्चन को देने के लिए। सो उस केस में मैं वर्किंग नोट कर करके सॉल्व करने लग गए तो फिर तो बन गया क्वेश्चन हमसे। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रिक सीखो कि इसको कैसे मिनिमम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी जो पीछे हमने 3 क्वेश्चंस किए थे उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में किया था। हम वर्किंग नोट्स बना के कर रहे थे। हम हर एक पर्टिकुलर के लिए, हर एक आइटम के लिए, एलिमेंट के लिए, एक्सपेंस के लिए वर्किंग नोट में जाके प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे थे। अब वहां तक जो कैलकुलेशंस आपने देखी थी ना वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, बट जब हमें प्रैक्टिस करना हो तो वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट इन द मिनिमम टाइम। सो इसलिए अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें आई वुड टेक लेस टाइम और उसी एक पेज पर, उसी एक शीट पर, अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बिकॉज वी ऑलरेडी प्रैक्टिस 3 to 4 क्वेश्चंस बिफोर। तो इस क्वेश्चन में हम उसी शीट पर कैसे क्वेश्चन करेंगे, एक ही शीट पे पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, कैसे हम वर्किंग नोट्स बार बार बनाना अवॉइड करेंगे, दिस इज द टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन ये किया था हमने। अब इस क्वेश्चन में देखो बताया गया है कि 10,000 इलेक्ट्रिकल आयरन्स प्रोड्यूस करने हैं। सो 10,000 यूनिट्स दे रखे हैं मेरे को इलेक्ट्रिकल आयरन्स के और उसके अकॉर्डिंग सारा डिटेल दिया गया होगा। Simultaneously we'll also note down the relevant particulars in our notebook because बार बार इस क्वेश्चन वाले पेज पे शिफ्ट करना wouldn't be possible। डायरेक्ट मटेरियल्स दे रखा है 60 रुपीज पर यूनिट और हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल का क्या नेचर होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये है 30 रुपए पर यूनिट। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड जिसका नाम ही वेरिएबल ओवरहेड है वो तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट है, ये है 25 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड ब्रैकेट में दिया हुआ है 1.5 लाख और कॉलम में दिया हुआ है 15 रुपए पर यूनिट। अब देखो नाम ही क्या है इसका, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी, सेमी फिक्स्ड तो नहीं है, सेमी वेरिएबल तो नहीं है, ये फिक्स्ड है। सो जो फिक्स्ड होती है वो तो हर लेवल पर फिक्स्ड रहेगी, सेम रहेगी। सो 15 रुपए पर यूनिट से ना कंफ्यूज होकर हमें इसको हर बारी 15 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं करने। फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसका टोटल अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। सो मैं बस 1.5 लाख रुपए जो टोटल अमाउंट है इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी सारे लेवल्स पे। 15 रुपए पर यूनिट से हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है वेरिएबल, ये एक वेरिएबल एक्सपेंस है, 5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये सेमी वेरिएबल है, इसका 10% फिक्स्ड है, 90% वेरिएबल होगा। अगला देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितनी है, just a second, I lost the screen.
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितनी है? ₹50,000 रिजिड ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में दिया हुआ है 5। अब हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए ना, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यूजुअली सेमी वेरिएबल होता था, यानी उसका कुछ परसेंट फिक्स्ड होता था और कुछ परसेंट वेरिएबल होता था। बट इस क्वेश्चन में ना ₹5 पर यूनिट दे रखा है, तो हमें ये भी लग सकता है कि ये वेरिएबल होगा क्योंकि पर यूनिट दे रखा है। और ब्रैकेट में दे रखा है 50,000 है फिक्स्ड रिजिड ऑफ ऑल लेवल्स। रिजिड ऑफ ऑल लेवल्स का मतलब, रिजिड का मतलब होता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल लेवल्स, ये रिजिड है, ये फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में भले मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो था वो सेमी वेरिएबल था, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ये जो ₹5 दिया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें ₹5 से नहीं मतलब, हम हर लेवल पे जाके 50,000 कॉपी पेस्ट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखते हैं। ये दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट, जिसका 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट ₹160। ठीक है, बजट बनाना है हमें 6,000, 7,000 और 8,000 आयरन्स के लिए। यानी अब से पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे, सब में हमें 3 लेवल के लिए बनाना था। इस क्वेश्चन में 3 लेवल के लिए मतलब एक लेवल दिया हुआ है, 2 लेवल और। इस क्वेश्चन में एक लेवल दिया हुआ है 10,000 का और 3 लेवल पे और बनाना है, यानी 4 कॉलमनर बनेगा यहाँ पर 6,000, 7,000 और 8,000 के हिसाब से। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो बच्चों, एंड देन वी विल exit the screen and move to notepad. So ये वो पर्टिकुलर्स हैं जो मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त नोट डाउन किया था। यही पर्टिकुलर्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ताकि हमें बार बार स्क्रीन पे शिफ्ट ना करना पड़े, इसलिए सब कुछ मैंने इसी पे नोट डाउन कर लिया है। और सबसे पहले तो हम 4 कॉलम बनाना होगा हमें इस क्वेश्चन में। चार कॉलम बनाना होगा, सो वो बना लेते हैं। ये 4 तो हो गए मेरे अमाउंट के कॉलम, और इसको हम मान लेते हैं पर्टिकुलर्स। आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा, सो आप इक्वल साइज देंगे इसको। ये हो गया मेरा 6,000 यूनिट्स के लिए, 7,000 यूनिट्स के लिए, 8,000 यूनिट्स के लिए, एंड देन 10,000 यूनिट्स, जिसका सारा डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6, 7, 8 एंड 10,000। इसी के साथ मुझे इसका इनर कॉलम जो कि पर यूनिट कॉस्ट का होता है वो भी बना लेना चाहिए, क्योंकि इस बारी हम वर्किंग नोट्स को कम से कम यूज़ करेंगे, अवॉइड करेंगे, और सब कुछ इसी शीट पे करने वाले हैं। जब हम इसी शीट पे करने वाले होते हैं और वर्किंग नोट्स नहीं बनाने वाले होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि साथ के साथ में ना मुझे पर यूनिट कॉस्ट पता हो। जब पर यूनिट कॉस्ट पता हो तभी मैं वर्किंग नोट बनाना अवॉइड कर सकती हूँ। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। पर यूनिट कॉस्ट दिखाना जरूरी होता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालना ज़रूरी होता है। देखिए कई बार तो तब ज़रूरी हो जाता है जब क्वेश्चन कह देता है कि भैया पर यूनिट कॉस्ट भी बताइए। दूसरा ज़रूरी ना, क्वेश्चन कहे नहीं कहे हमें वैसे ही निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट से ना कैलकुलेशन इजी होता है। पर यूनिट कॉस्ट अगर हम साथ के साथ निकाल रहे हैं तो हमारा वर्किंग नोट बनाना अवॉइड किया जा सकता है और क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन पर यूनिट कॉस्ट बनाना का कॉलम बनाना मैंडेटरी करते हैं हम। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया और हमारी प्रैक्टिस थी नहीं, तो फिर तो वैसे ही फंस गए। इसलिए बेहतर है कि हर क्वेश्चन में ये कॉलम बना के ही चलो। आप जितना ज्यादा ये कॉलम बनाएंगे उतना ज्यादा आपको सहूलियत होगी और उतना ही ज्यादा आपको क्विक इजियर भी बना पाओगे, इजिली बना पाओगे। तो देखते हैं, पहला है डायरेक्ट मटेरियल ₹60 पर यूनिट।
सो पर्टिकुलर क्या है हमारा, पर्टिकुलर है डायरेक्ट मटेरियल, और ये है कितना, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 60। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो तो सेम रहती है एट ऑल लेवल्स, सो 60 60 60 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 6000, 3,60,000 आ जाएगा इधर। 60 मल्टीप्लाइड बाई 7000, 4,20,000 आ जाएगा हमारा इधर। 60 multiplied by 8,000, 54,000, सॉरी 5,40,000 आ जाएगा हमारा इधर। एंड देन 60 multiplied by 10,000, 6 lakhs आ जाएगा यहाँ पे। 4 लाख सेकंड होगा मैम 1,000 में। क्या, ओ सॉरी, दिस वुड बी 6,848, राइट, सॉरी। दिस वुड बी 4,80,000। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट लेबर है 30 रुपीज पर यूनिट। अब ये भी एक वेरिएबल एक्सपेंस है, सो वेरिएबल एक्सपेंस की जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो सेम रहती है एट ऑल लेवल्स, 30 30 30। सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, 1,80,000 इधर आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 7,000, 2,10,000 7,000 पे आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, 2,40,000। 30 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 3 lakhs यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ था वेरिएबल ओवरहेड है 25 रुपए पर यूनिट। अब ये भी वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल नेचर के जितने भी हमारे कॉस्ट होते हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट सेम रहता है एट ऑल लेवल्स, सो 25 ही होगा इसका पर यूनिट कॉस्ट एट ऑल द लेवल्स। सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, ये 1.5 लाख हो जाएगा। 25 multiplied by 7, that would be 175. 25 multiplied by 8, that would be 200. And 25 multiplied by 10,000, 2.5 लाख रुपए। ये हो गया मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स। अगला देखते हैं, अगला इंफॉर्मेशन दे रहा है फिक्स्ड ओवरहेड है, ब्रैकेट में दे रखा था मेरे को 1.5 लाख और साइड वाले कॉलम में दे रखा था ₹15 पर यूनिट। और क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड के पर यूनिट कॉस्ट से तो मेरे को मतलब ही नहीं होता है। आई नो दैट इट वुड रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स, सो इसका टोटल कॉस्ट 1.5 लाख, 1.5 लाख हम सब जगह लिख देते हैं। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट कॉलम तो यहाँ पर भी है, तो इसको खाली छोड़ दे क्या? आप चाहे तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहता है कि पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से पर यूनिट कॉस्ट कॉलम बना रहे हैं तो आप बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन कहता है पर यूनिट कॉलम बनाना है तो खाली नहीं छोड़ना, तो फिर क्या करना, इधर लिखना है इसका पर यूनिट रेट क्या होगा। अब पर यूनिट रेट तो फ्लक्चुएट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट के केस में, जैसे 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो इधर 15 रुपए पर यूनिट जो क्वेश्चन में भी दे रखा था। फिर इधर 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 8,000, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 7,000, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 6,000 करके आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा था, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा था 5 रुपए पर यूनिट। ओके, सो फिर से ये एक वेरिएबल नेचर का कॉस्ट है तो ये हर जगह सेम हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30,000 इधर, 5 multiplied by 7, 35,000 इधर, 5 and 8, 40, and here 50,000,
ये हो गया मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15 रुपए पर यूनिट, जिसका 10% फिक्स्ड है और 90% वेरिएबल है। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। मैंने आपको कहा था कि कैसे हम लोग वर्किंग नोट्स को बनाना अवॉइड करके सेम में ही बनाए, इसी एक शीट में सब कुछ बनाए, ये करना सीखना था हमें। तो अब देखिए, मुझे टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 15 रुपए, और इसका 10% फिक्स्ड है, इसका 10% फिक्स्ड है। 10% फिक्स्ड बोले तो 15 का 10 कितना हो गया, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए फिक्स्ड है। और तो अनफिक्स्ड अमाउंट कितना हो गया, 13.5। वेरिएबल अमाउंट कितना हो गया, 13.5। अब जो वेरिएबल है 13.5, उसका रेट तो सबके लिए सेम रहेगा, तो 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 1,35,000 हो जाएगा यहाँ पे। 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, 1,08,000 हो जाएगा। 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 7,000, ये आ रहा है 94,500, एंड 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, ये आ रहा है हमारा 81,000। अब जो फिक्स्ड है उसको कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड जो है वो 1.5 रुपए, और पर यूनिट कॉस्ट से हमें मतलब होता नहीं है, यहाँ पर तो पर यूनिट कॉस्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता बाकी वेरिएबल कॉस्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या कॉपी पेस्ट होता है, अमाउंट वाला कॉलम कॉपी पेस्ट होता है। तो इसका टोटल अमाउंट निकाला जा सकता है। अगर 1.5 रुपए के हिसाब से है और 10,000 है, तो कितना हो गया, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 यूनिट्स 15,000, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 यूनिट्स 15,000 रुपए। अब ये जो अमाउंट है फिक्स्ड का, ये हर जगह सेम रहता है। तो हमने 10,000 के लेवल का रुपए दे रखा था, फिक्स्ड रुपए दे रखा था 1.5 रुपए, तो 10,000 के लेवल का फिक्स्ड अमाउंट निकाल लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया 6,000, 7,000 और 8,000 के यूनिट्स पे। अगला वाला भी ऐसे ही करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट दे रखा था 50,000 रिजिड एट ऑल लेवल्स ब्रैकेट में, और बगल में अमाउंट दे रखा था ₹5। सो ये जो ₹5 है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए है। क्वेश्चन करते पढ़ते वक्त भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे हमारे को मतलब किससे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए सिर्फ 50,000 रिजिड एट ऑल लेवल्स, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पर फिक्स्ड नेचर का है, और अगर वो रिजिड एट ऑल लेवल्स है, फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स है, तो हम बस उसी अमाउंट को कॉपी कर देंगे सारे लेवल्स पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा था 5 रुपीज पर यूनिट, जिसका 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल है। सो लेट्स सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का फिक्स्ड पोर्शन कितना है और वेरिएबल पोर्शन कितना है? फिक्स्ड जो है वो दे रखा है 20%, और अमाउंट है कितना, 5 रुपए पर यूनिट। तो 5 रुपए का 20% कितना हो गया, 1 रुपए। तो 1 रुपए मेरा फिक्स्ड है पर यूनिट। और वेरिएबल कितना होगा, 5 रुपए का 80% यानी 4 रुपए। अब जो वेरिएबल है उसकी पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहती है, तो 4 4 4 कॉपी कर देते हैं हर जगह और मल्टीप्लाई कर देते हैं रेस्पेक्टिव यूनिट से। 4 इंटू 6 24,000 इधर आ गया, 4 इंटू 7 28,000 इधर हो गया, 4 इंटू 8 32,000 इधर हो गया, और 40,000 इधर हो गया। अभी जो 1 रुपए है, इसको तो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पर यूनिट कॉस्ट में, क्योंकि फिक्स्ड जो होता है वो टोटल में सेम रहता है लेकिन पर यूनिट में डिफर करता है। तो हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं 10,000 के हिसाब से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 10,000 आ गया। अब फिक्स्ड का जो टोटल अमाउंट होता है यानी कि 10,000, वो सेम रहेगा एट ऑल लेवल्स। तो इस अमाउंट को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया।
बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना इजी था, वर्किंग नोट्स भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा और सारा का सारा हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट दे रखा है 160। तो ये जो 160 पर यूनिट आया है ये कहाँ से आया होगा? ये सारे टोटल कॉस्ट का सम करके 10,000 यूनिट्स के सारे कॉस्ट को सम करके डिवाइड कर दिया हमने 10,000 से, तो 160 आ गया। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट। 6,000 के लिए मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस अगेन 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 81,000 प्लस 50,000 प्लस 10 एंड 24,000। सो ये आ गया। स्पेस कम है इसलिए मैं ये इरेज कर रही हूँ। सो इधर आ गया ये मेरा 10,50,000। अब 10,50,000 टोटल हेड है, टोटल कॉस्ट है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6,000 से तो मेरी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 175 रुपीज 175 पर यूनिट। जैसे इधर 160 आ रहा था ना, वैसे इधर कितना आ रहा है? 175। अब वैसे ही 7,000 के लिए हम टोटल करते हैं 4,20,000 plus 2,10,000 plus 1,75,000 plus 1,50,000 plus 35 and 15,000 50,000 plus 94,500 plus 60,000 50 plus 10 plus 28,000। ये आ गया मेरा 11,87,000। 11,87,000 सॉरी 500, 11,87,500। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7,000 यूनिट से तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 169.64 रुपीज 169.64 रुपीज। वैसे ही आप 8,000 यूनिट्स के लिए खुद से कर लेंगे। सो आई एम लीविंग इट अप टू यू टू डू इट योरसेल्फ। इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 8,000 कर लेना, आपको पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा और यहीं पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके साथ I would want to leave you guys here with the questions. इसके बियॉन्ड मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रही बिकॉज वी डन द टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वैरी कर रहा है और सेमी वेरिएबल हो रहा है, कभी फिक्स्ड हो रहा है। हमने बहुत सारे वर्किंग नोट्स करके देख लिए, फिर हमने एक साथ करके देख लिया। सो आपको जितने भी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे बजटिंग में, फ्लेक्सिबल बजटिंग में, वो सारे मैंने करवा दिए। इसके बियॉन्ड ना कोई क्वेश्चन आता नहीं है। So you've done the simplest of the question and the toughest of the question. So practice these only again and again without looking at the solutions now that you have them. But and I'll also, give you certain other questions to practice, or I would advise you to practice from any reference book that you have. उससे भी आप लेके कर सकते हैं। फाइनली बजटिंग का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है ओवर जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जो जीरो बेस्ड बजटिंग है इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आता है। कई बार इंटरव्यू में, मैं अपने इंटरव्यू में अगर आपको बोलूं बताऊं तो मुझसे ये जीरो बेस्ड बजटिंग पूछा गया था बीपीएससी के इंटरव्यू में। जीरो बेस्ड बजटिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको नेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहाँ पर वैसे भी इस चीज़ की ज़्यादा, इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है उस पर क्वेश्चन आ जाए, इसकी बजाय कि आपको पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए कंसिडरिंग द टाइम लिमिटेशन। सो जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ वेरी recent and a popular concept. So let's just see क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी बजटिंग है जो जीरो बेस्ड है, यानी जीरो से शुरू हो रही है, यानी स्क्रैच से शुरू हो रही है।
सो अकॉर्डिंग टू पीटर फायर, जो कि इसके फाउंडर थे, वो कहते हैं अ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब शुरुआत से, जीरो से। Each manager states why he should spend any money at all. This approach requires that all activities be identified as decision packages, which will be evaluated by systematic analysis ranked in order of importance. Now try to understand कि ये क्या रहे हैं। पीटर फायर का कहना कि आमतौर पे जब भी एक बजट बनाया जाता है तो मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी कुछ एक्सपेंसेस जो पिछले साल उनको मिले थे उसको फिक्स्ड मानकर उस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की मांग करते हैं। वेरएज यहाँ पर कहना है कि आप हर साल जब भी बजट बनाएंगे तो आप हर खर्चे को ना शुरुआत से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये क्यों चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलता है, अब आपको 2019 में कितने रुपए पॉकेट मनी मिलता था? हर महीने का 200 रुपए मिलता था। अब जब 2020 में आए 1 जनवरी को, तो आपके पॉकेट मनी पे डिस्कशन हुआ। अब आप यहाँ पर जाकर अपने पेरेंट्स को बोलो कि देखो 200 रुपए तो पिछले साल मिलते ही थे, तो अब जो भी मिलेगा वो उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा ना, उसका 10% बढ़ा दो 220 रुपए, या फिर उसका 50% बढ़ा दो 300 रुपए दे दो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको 200 रुपए भी क्यों दिया जाए उसको भी जस्टिफाई करो। आमतौर पर क्या होता है, पिछली पॉकेट मनी से कुछ इंक्रीज करके आपको दिया जाता है नए साल में, बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पिछला वाला जो आपको 200 मिल रहा था ना वो भी भूल जाओ और अब बताओ कि तुमको नए तौर से, नई शुरुआत से कितने रुपए मिले। 200 भी मिले तो क्यों मिले, बढ़ाने की तो बात भूल ही जाइए। 10 भी मिले तो क्यों मिले, 50 भी मिले तो क्यों मिले। तो जस्ट बिकॉज पीछे इतना मिलता आया है इसलिए हमें फिर से मिलेगा, इस बात को यहाँ पर खारिज किया जाता है और कहा जाता है कि नए सिरे से बताइए कि आपको कुछ भी पैसा मिले। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट इज अ प्रोसेस इन विच it requires each manager to justify his entire budget request in detail. justify करिए, बताइए क्यों चाहिए, 200 रुपए भी क्यों चाहिए, मैं तुमको पॉकेट मनी ही क्यों दूं, इस बात को भी जस्टिफाई करो। सो दैट इज व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग इज अबाउट। देखते हैं इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1969 में। फाउंडर कौन है? पीटर फायर है। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये एक ऑल्टरनेटिव टू इंक्रीमेंटल बजटिंग है। जीरो बेस्ड बजटिंग तो एक तरीके का बजटिंग है। दूसरा बजटिंग का क्या तरीका होता है, जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फॉर्म बजटिंग होता है, जो कि इंक्रीमेंटल बजटिंग होता है, जिसमें कि पिछले साल के फिगर्स को या पिछले 2-3 साल के फिगर्स को हम बेस मान लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम नया बजट तैयार करते हैं कि देखिए हर साल इस वाले एक्सपेंडिचर में तो इतना अमाउंट बढ़ाया था, तो इस बार भी 10% बढ़ा दीजिए। तो आमतौर पर बजट लोग ऐसे बनाते हैं। जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बजट होता है वो इंक्रीमेंटल बजट होता है। इंक्रीमेंटल मतलब पिछले साल के बजट्स के अकॉर्डिंग 10%, 15%, 5% बढ़ा दिया जाता है। वेरएज जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है कि पिछले साल के डेटा को तो भूल ही जाओ, यूं मानो जैसे आपके पास डेटा है ही नहीं, जल गया। या यूं मानो कि आपने कंपनी ही आज शुरू की है, तो पिछले साल का डेटा कहाँ से लाओगे, कहीं से भी नहीं ला पाओगे। इसलिए नए सिरे से बनाइए और बताइए। Instead of taking previous year figures as the base for preparing current year budget, the budget figures are developed with zero as the base. आपके पास है ही नहीं कोई figures और फिर मान के बनाइए, as if it is prepared for a new company for the first time. The main stress is not how much a department will spend, but on why it needs to spend. यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कितना, यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि क्यों आपको पॉकेट मनी या आपको पैसा मिले ही क्यों। बात ये नहीं है कि आपको कितना दिया जाए, बात ये है कि आपको क्यों दिया जाए, आप पहले जस्टिफाई करिए। Each department has to compete for scarce resources for preparing a detailed cost benefit analysis of their respective departments. यहाँ पर हर डिपार्टमेंट को जो है कंपटीशन करना पड़ता है, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, वो लिमिटेड हैं और उसी को सब में बटना है। फिर बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल बजटिंग में और जीरो बेस्ड बजटिंग में। ट्रेडिशनल बजटिंग में जो फोकस होता है ना, वो होता है कि कितना एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, कितना एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ेगा। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग में जो फोकस होता है वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप जस्टिफाई करिए आपको क्यों चाहिए पैसा। अगर आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कॉस्ट को बेनिफिट के फॉर्म में जस्टिफाई कर रहे हैं कि इतना खर्चा करने पर मेरे को इतना बेनिफिट होगा, तो ही आपको पैसा एलोकेट किया जाएगा। अप्रोच ट्रेडिशनल बजट में जो हमारा अप्रोच होता है वो होता है कि एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करें। वेयर जीरो बेस्ड बजटिंग में अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आप इतना पैसा ले रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करके ला रहे हैं वो बताइए। ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल बजटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड होता है।
कि यहाँ पर हमने 10%, 5%, 15% आगे बढ़ा के हिसाब कर लिया। जीरो बेस्ड बजटिंग जो होता है ये डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा कि आपके डिपार्टमेंट को पैसा मिले भी कि नहीं मिले, मिले तो कितना मिले। पिछले वाला का तो हिसाब आप देना ही मत, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एम्फेसिस ट्रेडिशनल बजट में होता है कि कितना, और जीरो बेस्ड में होता है क्यों। यहाँ पर कितना पैसा स्पेंड करें और यहाँ पर होता है कि क्यों ही स्पेंड करें। मेथड क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन, यानी फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो पिछले डेटा, पास्ट ईयर्स के बजट्स को देख के बनाया जाता है। मेरे जीरो बेस्ड बजटिंग में जो मेथड होता है वो क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप जस्टिफाई ऐसे ही करेंगे ना कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर करूंगा, उस एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो रिजल्ट होगा, जो टर्नओवर होगा वो इस फॉर्म में आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कुछ एडवांटेजेस देखते हैं ZBB के, जीरो बेस्ड बजटिंग के। ये प्रमोट करता है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशंस। प्रॉपर एलोकेशन होता है वो लिमिटेड पैसा का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखने के बाद उसके आधार पे इनएफिशिएंट एंड लॉस मेकिंग ऑपरेशंस आर आइडेंटिफाइड एंड डिसकंटिन्यूड। अगर हम पिछले बजट्स को देखते आए ना, तो हो सकता है पिछले बजट्स में हमने कुछ पैसा जो है कुछ ऐसे सेक्शंस को दे रखा होगा जो कि लॉस में चल रही होगी, फिर भी हम उसका एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं। वो हमें शायद कुछ भी आउटपुट नहीं दे रही है, बट फिर भी हम उसका एक्सपेंसेस इंक्रीमेंटल बजटिंग के बेसिस पे बढ़ाते जा रहे हैं। शायद ऐसे कुछ जो डिपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे कुछ जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ना, वो यहाँ पर कंप्लीटली एलिमिनेट किए जा सकते हैं, क्योंकि जस्टिफाई करना होगा और जस्टिफिकेशन में इट विल फेल। Avoids wasteful expenses. Deliberately inflated budget requests get automatically weeded out. जानबूझकर बजट में जो लोग पैसा बढ़ा देते हैं वो रिक्वेस्ट कंप्लीटली गायब हो जाती है। अब आप वो नहीं कर सकते। 200 रुपए आपको पिछले साल मिलते थे, उसमें से भी आप कुछ खर्च नहीं करते थे। 20 रुपए आपका खर्चा था, 180 रुपए आप बचा के पार्टी करते थे। अब वो आपके जो 180 रुपए के एक्सपेंसेस बेकार के हो रहे थे हर बारी एलोकेट, बजट आपको जो मिल रहा था एलोकेशन, आप उसको, वो जब पहचान में आ जाएगा कि ये तो आप जबरदस्ती काम आपका 20 रुपए का नहीं है और आप 200 के ऊपर भी 10% आप बढ़ा के मांगेंगे, यानी 220 रुपए, तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो कम्प्लीटली वीड आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। हो सकते हैं मेरे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हों जिनको इंक्रीमेंटल बजटिंग के तौर पे मैं सिर्फ 5% 10% एक्सपेंसेस बढ़ा के दे रही थी, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट्स हैं डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस की वजह से वो बिजनेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको डायनामिक बिजनेस कंडीशंस की वजह से अचानक से किसी साल 75% पिछले साल से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इंक्रीमेंटल बजटिंग में पॉसिबल नहीं है कि पिछले के मुकाबले हम इसको 75% पैसा बढ़ा के दे दे, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वो जस्टिफाई कर पाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क बढ़ जाता है, बहुत महंगा होता है इसको बनाना, एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, हर मैनेजर को अलग से टाइम देकर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को अलग से टाइम देकर इसको बनाना पड़ता है। इसके लिए मैनेजर्स जो होते हैं वो वेल इक्विप्ड भी नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है, सो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दी जानी पड़ती है। मैनेजर्स जो होते हैं वो कई बार इससे रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उधर तो हमें इन्फ्लेटेड सिंपल होता है, आसान होता है, पैसा मिल जाता है, यहाँ पर हम जस्टिफाई क्या करें, बस चाहिए तो चाहिए। emphasizes short term benefits to the detriment of long term goals. लॉन्ग टर्म गोल्स जो है कई बारी हम अवॉइड करके यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की आज के दिन में किस डिपार्टमेंट को कितना ज्यादा जरूरत है पे फोकस करते हैं, इसलिए जीरो बेस्ड बजटिंग का ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। And that is where your entire budgeting chapter ends. Zero based budgeting का एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, फॉर इंस्टेंस स्वच्छ भारत अभियान। जब हमारा बजट बनता है ना, पार्लियामेंट जब बजट पास करती है फरवरी में, तो स्वच्छ भारत अभियान जब 2014 में पहली बार ही स्टार्ट हुआ था, 14-15 में, तो दे डिड नॉट हैव एनी डेटा, एंड दैट इज वाई उसका जो भी एलोकेशन हुआ था, जो भी प्रिपेयर हुआ था बजट, the amount was allocated on the basis of zero based budgeting. In fact most of the companies जो होती है ना वो zero based budgeting ही प्रेफर करती हैं, बिकॉज ये जो है ना ज़्यादा रियलिस्टिक फिगर्स दे पाता है।
और इसमें घपला करने का भी ना चांस बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हु कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग, वो हमेशा ये प्रेफर करती हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग पर ही हमें बजट बना कर दिया जाए बाय द मैनेजर्स। एंड दिस इज वेयर बजटिंग कम्स टू एन एंड। बजटिंग में इससे ज़्यादा और इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आता है। आपने क्विकली देखे तो आपने इसके अंदर सबसे पहले बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, फिर बजट के यूजेस क्या होते हैं, बजट कितने टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, वो जितने टाइप्स का होता है, सेल्स, कैश, प्रोडक्शन, परचेज, हमने उसको समझकर, उनका रिलेशनशिप समझकर उनके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है। उसके बाद हमने बजट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कैपेसिटी। लेवल ऑफ कैपेसिटी पे हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मीनिंग पढ़ा, उसका डिफरेंस पढ़ा, फ्लेक्सिबल बजट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। इसके अलावा हमने मास्टर बजट भी किया था। मास्टर बजट जो होता है वो सारे फंक्शनल बजट्स का समरी होता है। इसके अलावा हमने फाइनली किया था जीरो बेस्ड बजटिंग अभी एंड we've done it quite in detail, and therefore we come to an end of this topic.